अधिवक्ता परिषद छत्तीसगढ़ प्रांत, मंच उपस्थित समस्त प्रबुद्धजन और मेरे समक्ष उपस्थित प्रबुद्ध अधिवक्तागण, आप सभी को इस मंच से प्रणाम करता हूं। और बहुत अच्छी बात जो इसके पहले माननीय अतिरिक्त महाधिवक्ता महोदय ने कही थी, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, कि अपने क्लाइंट को ये बताना चाहिए, आपके भीतर ये बात होनी चाहिए कि आपका मामला वास्तव में आपको न्याय दिलाएगा या नहीं। ये नैतिकता से बढ़कर है और मुझे इस बात से बहुत अच्छा लगा जानकर, क्योंकि मैं चूंकि विधि का प्राध्यापक हूं, तो हमारा जो उद्देश्य होता है, हम जब बच्चों को लॉ पढ़ाते हैं तो हम इथिक्स बस बताते हैं, जो प्रोफेशनल इथिक्स होता है। लेकिन प्रैक्टिस में जाने के बाद जो एक्चुअल इथिक्स होते हैं, वो बताने का दायित्व तो सीनियर अधिवक्ताओं का ही होता है। और वो बात आज इस मंच से सुनकर मुझे लगा कि अभी भी भारत में न्याय प्राप्त करना बहुत आसान है और बहुत व्यवस्थित है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। खैर, मेरा विषय जो है वो एआई की भूमिका है। मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, बहुत व्यवस्थित चीजों पर बात करते हैं कि वर्तमान में एआई जो है वो एक ऐसा क्षेत्र है जो 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 हर क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। लेकिन जब कानून में बात आती है, तो कानून में एआई का प्रयोग वर्तमान में हो तो रहा है और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों है कि देश के माननीय मुख्य न्यायाधीश ये कहते हैं कि भारत में न्यायिक व्यवस्था में एआई के प्रयोग पर थोड़ी सतर्कता बरतनी जरूरी है। ऐसा क्यों होता है कि न्यूजीलैंड की एक कोर्ट है, उस कोर्ट में एआई से लिखे गए माफीनामे को वहां की न्यायालय इसलिए अस्वीकार कर देती है क्योंकि उसमें संवेदनशीलता और मानवीय मूल्य नहीं थे। तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये कि क्या वास्तव में एआई के माध्यम से संवेदनशीलता को भी देखा जा सकता है, लाया जा सकता है? तो कल को फिर ये भी हो सकता है कि हम न्यायाधीश को ना बिठा ले और एआई को बिठा ले और निर्णय ले आए। इससे संवेदनशीलता समाप्त हो जाएगी, इससे वास्तव में जो न्याय है वो समाप्त होगा। लेकिन फिर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, ये वास्तव में किन किन क्षेत्रों को, न्यायिक क्षेत्रों को प्रभावित करेगी? तो सबसे पहले न्यायालय में हम एआई का जब प्रयोग करते हैं तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम जो इसके माध्यम से होता है वो ये होता है कि जो केस का मैनेजमेंट सिस्टम है, बहुत सारे केसेस लगे हुए हैं, उन केसेस को अलग अलग वर्गों में विभाजित करना और उन केसों को पहले नंबर पर लाना जिनकी सुनवाई करना, जिनको त्वरित सुनवाई करना आवश्यक है। ये सिस्टम हम एआई के माध्यम से कर सकते हैं। दूसरा, आपने देखा होगा जब भी कोई मामला न्यायालय में जाता है तो हमें रूलिंग्स की आवश्यकता होती है। हम प्रेसिडेंट पूर्व निर्णय की बात करते हैं। तो पूर्व निर्णय कैसे प्राप्त होंगे, पूर्व निर्णय कहां से प्राप्त होंगे, और हमारे केस से एक्चुअल रिटेड जो प्रेसिडेंट है वो हमको मिलेगा कैसे? तो वहां पर एआई का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स है वो हमको ये बताती है कि ये जजमेंट आपके काम के हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअल रिलेवेंट जजमेंट की जो आवश्यकता है वो यहीं से पूरी होगी। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है डॉक्यूमेंट का एनालिसिस करना, विश्लेषण करना। आपने देखा होगा जब भी कोई फाइल कोर्ट के समक्ष होती है, स्पेशली हाई कोर्ट के समक्ष होती है, तो हमें बार बार हम बताते हैं कि पृष्ठ क्रमांक इसमें ये बात लिखी हुई है, इस पेज पर ये बात लिखी हुई है। किस पृष्ठ पर क्या बात है, कैसे स्थिति है, उसको उस पूरे डॉक्यूमेंट का एनालिसिस करके एक सार बना दिया जाए तो वो एआई के माध्यम से किया जा सकता है। ये हुई न्यायालय की बात। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक वर्चुअल सुनवाई आजकल चल रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जूम ऐप और व्हाट्सएप पर वर्चुअल सुनवाई करना किसी के निजी अधिकार, जिसे हम प्राइवेसी है, उसका वायलेशन हो सकता है। इस सुनवाई पर जो वास्तविक एप्स है उसके अनुसार ही सुनवाई होनी चाहिए। इसके बाद वकालत के क्षेत्र में एआई का उपयोग, आजकल जो यंग एडवोकेट्स हैं वो थोड़े से स्मार्ट हो गए हैं, और मतलब मैं ये मानता हूं क्योंकि हम एक बच्चे को 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद तैयार करते हैं न्यायालय में जाने के लिए, न्यायालय में भेजने के लिए, तो हम उसको हर एक चीज बताते हैं। लेकिन मैं हर बार ये कहता हूं कि एक विधि का प्राध्यापक आपको केवल पुस्तक में लिखे हुए कानून और उसके इंप्लीमेंटेशन की बात बताएगा, लेकिन हमारे बाद
आपका दूसरा गुरु आपका सीनियर होगा, जो आपको एक्चुअल प्रैक्टिस कैसे होती है और ग्राउंड लेवल पर क्या कमियां हैं, और हम एक्चुअल में जो बीएनएसएस पढ़कर आए हैं, क्या वो बीएनएसएस यहाँ एप्लीकेबल हो भी रही है या नहीं, वो आपको आपका सीनियर ही बताता है। तो आपका दूसरा गुरु आपका सीनियर होता है। लेकिन आजकल के जो स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम एआई के माध्यम से प्रश्नों का उत्तर भी खोज लें, एआई के माध्यम से हम विल की एक ड्राफ्ट तैयार कर लें, हम एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बनवा लें। ये सारी बातें आजकल नए स्टूडेंट्स में हो रही है। कानूनी शोध, लीगल रिसर्च बहुत सारे लेवल पर चल रहे हैं, होने भी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि रिसर्च केवल साइंस का सब्जेक्ट है। लेकिन जिन लोगों ने कानून को व्यवस्थित तरीके से पढ़ा है, उन्हें ये पता होना चाहिए कि लॉ में जब तक रिसर्च होती रहेगी, नए नए अधिकार जनरेट होते रहेंगे, और उन अधिकारों को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाना है, ये बहुत जरूरी है, और वो रिसर्च के माध्यम से ही आएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, पुलिस के माननीय अधिकारी महोदय हमारे साथ बैठे हैं। मैं एक बात एआई के माध्यम से ये भी बता सकता हूँ, एआई के माध्यम से आजकल ये भी हो रहा है कि जो पुलिस प्रोसीडिंग है, उसमें हम अपराध की भविष्यवाणी तय कर सकते हैं कि किस क्षेत्र में अपराध घटित हो सकता है। मतलब जो संवेदनशील एरिया है, उसे एआई के माध्यम से तय किया जा सकता है। और पुलिस को बहुत हद तक आपको याद होगा, पहले स्केच आर्टिस्ट को की आवश्यकता होती थी, आजकल ये काम एआई बहुत आसानी से कर दे रहा है। लेकिन बात वही है, 3 प्रश्न हमारे समक्ष है कि क्या एआई का जो निर्णय है उसे हम न्याय संगत मान सकते हैं क्या? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, अगर एआई ने निर्णय गलत दिया तो आप जिम्मेदार किसे ठहराएंगे? और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एआई किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर सकता है क्या? तो हमें चंद्रचूड़ साहब की उस बात को याद रखना चाहिए कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। पुत्र स्वामी का वो मामला जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्राइवेसी को डिफाइन किया जा सकता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, और अगर आप किसी की प्राइवेसी का वायलेशन करते हैं तो हम आर्टिकल 21 का वायलेशन करते हैं, और उसके लिए हम आपको दंडित भी कर सकते हैं। और जितने हम इंटरनेट के उपयोग की तरफ भागते हैं, हम प्राइवेसी को एक्चुअल में हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि ये प्राइवेसी होगी नहीं होगी, उसमें संभावना बहुत अधिक है। मैं कुछ एक बात जो आपके समक्ष रखूंगा और अपनी बात को विराम दूंगा। सबसे पहला मेरा एक सुझाव यह है कि पुलिस, अदालत, जेल, अभियोजन को जोड़कर जमानत के जितने भी मामले हैं उसका निपटारा हो सकता है अगर हम सबको एक साथ कनेक्ट कर दें। सबसे पहली बात ये मेरा सुझाव है, हो सकता है आप मेरी बात से सहमत न भी हो। दूसरा, चेक बाउंस के जो मामले होते हैं, चालान जैसे जो मामले होते हैं, बहुत सारे लंबित मामले हैं, इन मामलों को भी एआई के माध्यम से बहुत आसानी से निपटाया जा सकता है। विधि आयोग के जो अध्यक्ष है जस्टिस दिनेश माहेश्वरी जी, उन्होंने, अभी मैं उनकी एक रिपोर्ट को पढ़ रहा था, उन्होंने स्पेशली ये कहा कि एआई के माध्यम से हम ये तय तो कर रहे हैं कि कितनी आसानी से लोगों को त्वरित न्याय मिले और न्याय की रफ्तार बढ़े, परंतु एआई विवेक और मानवीय भावनाओं की जगह नहीं ले सकता, और न्याय में सबसे पहले विवेक और मानवीय भावनाओं की आवश्यकता पड़ती है। एक और बात जो दिसंबर 2025 में देश के माननीय कानून मंत्री जी ने लोकसभा में कही थी, उसको भी मैं कोट करता हूं कि उन्होंने कहा था कि हम न्यायपालिका में एआई के प्रयोग या इस्तेमाल पर सरकार विचार कर रही है, और सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए जो दायित्व यह है कि इसके इस्तेमाल से न्यायिक प्रशासन में गतिरोध नहीं होना चाहिए। कुछ प्रश्न जो मैं आपके समक्ष छोड़कर जा रहा हूं वो यही है कि क्या भारतीय न्याय प्रणाली पूरी तरीके से एआई पर डिपेंड हो जाएगी? क्या एआई के माध्यम से हम वो मानवीय मूल्य, वो संवेदनशीलता ला पाएंगे? क्या हम केवल त्वरित न्याय के लिए अन्याय को होने देंगे? यही सारे प्रश्न हैं। जैसा कि हमने शुरू से कहा कि विज्ञान अगर वरदान है तो अभिशाप भी है, तो हमें इन दोनों को बैलेंस कर उस मूल्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए कि न्याय से जग को जीता जा सकता है। हमें न्याय की अवधारणा पर काम करना होगा। आप सभी प्रबुद्ध अधिवक्ताओं को मैं फिर इस मंच से प्रणाम करता हूं और बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बुलाया और आपने मुझे सुना। नमस्कार।